Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। एडवांस फिजिक्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि एडवांस फिजिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आपको जो टॉपिक यहां हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे हेल्प मिल रही होगी। आज हम जिस टॉपिक को यहां डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ यू अंडरस्टैंड द मोमेंटम ऑफ लाइट। ये टॉपिक बच्चों को समझते समय कई तरह की डिफ़िकल्टीज प्रोड्यूस करता है। मैं भी जब अपनी छोटी क्लासों में था तो ये टॉपिक मुझे भी बहुत परेशान करता था, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं मोमेंटम की तो मोमेंटम को हम रियल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और हमें छोटी क्लासों में ये बोला जाता है कि मोमेंटम की मीनिंग होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मैं उसके मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मोमेंटम मिल जाता है। लेकिन हमें यह भी बोला जाता है कि इट इज एबिलिटी ऑफ दैट मूविंग पार्टिकल टू वर्क डन। अगर ये किसी और पार्टिकल से टकराता है तो उसके ऊपर वर्क परफॉर्म कर सकता है, उस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से हम मोमेंटम को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइट की तो बच्चों हम ये जानते हैं कि लाइट की स्टडी दो तरह से की जाती है। लाइट को हम पार्टिकल नेचर से भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लाइट को मान के चलते हैं कि ये फोटोन है। लेकिन हम लाइट की स्टडी वेव थ्योरी से भी करते हैं, जहां हम लाइट को मान के चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब हम लाइट के केस में इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो फॉर लाइट हम ये कहते हैं कि लाइट का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। तो मैं अगर इस फॉर्मूले में m की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं तो मोमेंटम P इक्वल टू 0 इंटू वी, तो वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहां से तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मोमेंटम ऑफ लाइट इज 0। लाइट का मोमेंटम होता ही नहीं है। लेकिन टीचर ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। हमें ये बोला जाता है कि लाइट का जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू E अपॉन C। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि जब सारे पार्टिकल के लिए P इक्वल टू M इंटू V है तो मोमेंटम ऑफ लाइट का फॉर्मूला E अपॉन C कैसे हो जाता है। तो इसको समझाने के लिए हमारे टीचर हमको एक डेरिवेशन करवाते थे, और वो डेरिवेशन बेस्ड होता था मास एनर्जी इक्विवेलेंस के रिलेशन को मॉडिफाई करके। बच्चों, हम जानते हैं आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप जो होता है वो होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हमारे टीचर हमको बताते थे कि ये रिलेशन कंप्लीट रिलेशन नहीं है। जब हम इसको कंप्लीट रिलेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसके साथ एक टर्म और जोड़ दी जाती है पी सी का स्क्वायर। तो अब अगर इस रिलेशन में, और यहाँ E का भी स्क्वायर होगा, तो मैं अगर यहाँ पे M की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं तो ये फर्स्ट टर्म तो हो गई 0। तो मेरे पास सिंपल से रिलेशन बचा E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। स्क्वायर को हम दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दें तो मैं मोमेंटम P इक्वल टू लिख सकता हूं E अपॉन सी को। तो ठीक है, इस तरह से हम इस मोमेंटम के फॉर्मूले को डिराइव कर लेते थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि जब मैं मोमेंटम को डिफाइन करता हूं तो फॉर्मूले तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन किसी पार्टिकल का मोमेंटम उस पार्टिकल के वर्क परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। तो क्या लाइट भी वर्क परफॉर्म कर सकती है? और अगर लाइट जो है मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर सकती है तो हमने एक डोर के ऊपर बहुत सारी लाइट लेके, या हम कहें टॉर्चेस लेके, और इंसिडेंट करके देखा। प्लास्टिक का डोर लिया जिसका मास कम होता था, लेकिन उसके अंदर किसी तरह का कोई मोशन नहीं हुआ। जब हम एक बॉल लेके और उस डोर के ऊपर हिट करते थे तो डोर मूव करता था। तो कहीं से भी ये समझ में नहीं आता था कि लाइट का मोमेंटम किस तरह से समझा जाए। क्लासेस आगे बढ़ी, लगभग ग्रेजुएशन में जाके फाइनमैन की एक बुक पढ़ने मिली
और फाइनमैन वहाँ ये समझाता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये मोमेंटम बहुत कम होता है तो यहाँ हम बहुत छोटे पार्टिकल के ऊपर इसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फाइनमैन इस मोमेंटम के कंसेप्ट को हमें किस तरह से समझाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो बच्चों आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेके चले हैं वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस के ऊपर है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, और इस वेव के प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मोमेंटम को किस तरह से समझा जाए। तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से, या इनिशियली हम मान लें कि इसकी वेलोसिटी 0 है, थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी 0 है और इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा। तो अब अगर मैं ये अज्यूम करूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस इलेक्ट्रॉन के पास से होके और फ्लो होती है, तो आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट वाली साइकिल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगी तो बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि इस केस में जो करंट होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट को कंसीडर करके और चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन था इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो इसके कारण करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब सेकेंड हाफ साइकिल इसके ऊपर अप्लाई होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है इसका मतलब ये हुआ कि अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो पहली हाफ साइकिल ने इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड डायरेक्शन में ले गया, लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल इसको वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को मीन पोजीशन की दोनों तरफ ऑक्सीलेट कराने लगी। लेकिन अगर हम बात करें नेट डिस्प्लेसमेंट की तो इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो अभी भी ये किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने वाली बात नहीं हुई। लेकिन अब अगर इसके साथ हम मैग्नेटिक फील्ड को भी जोड़ें तो फर्स्ट साइकिल लेके चले जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन और करंट का डायरेक्शन सेम, और मैग्नेटिक फील्ड इस केस में नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो अब अगर हम यहाँ लॉरेंस फोर्स को अप्लाई करें, मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लग रहा है ये देखना चाहें तो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड होती है 4 फिंगर पे और करंट को हम लेते हैं मिडिल फिंगर पे। तो थंब की डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो अगर इस केस में मैं अपने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बोर्ड के इनसाइड अप्लाई करता हूं और मेरा मिडिल फिंगर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो थंब है ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर टुवर्ड्स राइट साइड में फोर्स अप्लाई करता है। तो टुवर्ड्स राइट साइड में फोर्स अप्लाई करता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा। वाई एक्सिस के ऊपर तो इसका मूवमेंट होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी फोर्स फील करेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इस सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा। सेकेंड हाफ साइकिल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। अब आप देख सकते हैं कि यह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के ऊपर है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस के ऊपर है
तो अगेन लगने वाले फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो मैं अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड लूं और करंट जो है वो मेरे मिडिल फिंगर पे है, तो अगेन आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो थंब की डायरेक्शन में है और दोनों ही केस में फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों ही हाफ साइकिल में इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर राइट हैंड साइड में फोर्स अप्लाई कर रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इसको अपने मीन पोजीशन की दोनों तरफ ऑक्सीलेट करना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है। अब यहां से फाइनमैन ये कहता है कि आप सिंपल से इस इंटरेक्शन से उस फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं जो आप रिलेटिविटी के थ्योरी से निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो हम यहां ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो लॉरेंस फोर्स है, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है Q इंटू V क्रॉस B। ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में 12th क्लास में जरूर से पढ़ा होगा। तो यहां इस फॉर्मूले को यूज करके और हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर अपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम देखें तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है आपका टुवर्ड्स y एक्सिस, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही केस में z एक्सिस पे है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि v और b जो है वेलोसिटी वेक्टर v और आपका जो वेक्टर b है ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं, तो हम ये जानते हैं कि साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एफ बी इक्वल टू क्यू वी इंटू बी, और जो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा की वैल्यू आती है वो यहाँ 1 हो जाएगी। अब आप ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ अगर B इक्वल टू लिखता हूँ E अपॉन सी इंटू वी, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ E इंटू क्यू आ गया, और ये जो E इंटू क्यू है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन यहाँ देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है। तो आपको यहाँ मिला इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी अपॉन सी। तो ये वो फोर्स है Fe जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई करती है, जिसके कारण वो वेलोसिटी गेन करता है v। और Fe इंटू वी जो होता है ये होती है पावर, और पावर को मैं लिख सकता हूं एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो अपॉन में आ जाता है टाइम, और ये हो गया c। इस टाइम को सेकंड को उठा के मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो एफ बी मल्टीप्लाइड बाय टी, और एनर्जी ट्रांसफर को मैं कह सकता हूं वर्क डन अपॉन सी, या इसी को हम कह सकते हैं E अपॉन सी। और F इंटू टी ये हुआ इम्पल्स, और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लाइट का P इक्वल टू E अपॉन सी, ये सिंपल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रॉन के इंट्रैक्शन से समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मोशन प्रोवाइड कराती है, मतलब एक्चुअली एनर्जी को जो ट्रांसफर करने का काम हो रहा है वो तो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल फोर्स के डायरेक्शन को दे रही है। तो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रही है, और फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम बड़े ही आसानी से लाइट का मोमेंटम समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।